हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ साक्षी आर्या और हमने पहली क्लास ली थी जिसमें स्पेसिफिक रिलीफ के बारे में हमने सेक्शन फर्स्ट से लेकर के 20 तक पढ़ा था। अब आज हम कवर करने वाले हैं सेक्शन 20A से लेकर के सेक्शन 44 तक। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 20A। इसमें जो स्पेशल प्रोविज़न दिए गए हैं कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में। इसमें प्रोविज़न कहा गया है कि कोई भी इंजंक्शन ग्रांट नहीं होगा कोर्ट के द्वारा इस एक्ट में, जहाँ पर कि अगर कोई जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट है, अगर वो जो इंजंक्शन ग्रांट होने से इम्पेडिमेंट होता है या डिले होता है इन प्रोग्रेस एंड कंप्लीशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, मतलब अगर उसके जो इंजंक्शन जारी करने से कोई डिले कोज होता है उस प्रोसेस में, तो उस केस में हम इंजंक्शन को इशू नहीं करेंगे। सेकंड जो सबसेक्शन में कहा गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो कि रिक्वायरमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर जो रिक्वायरमेंट करती है, उस पे वो नोटिफिकेशन द्वारा ऑफिशियल गैजेट्स में जारी करके कैटेगरी ऑफ प्रोजेक्ट में डिवाइड कर सकती है। मतलब इसका मतलब है जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है वो नोटिफिकेशन द्वारा जारी करके इशू कर सकती है। अब हम आते हैं सेक्शन 3 की तरफ। एवरी नोटिफिकेशन इशूड अंडर दिस एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बी ले डाउन आफ्टर इट इज इशू बिफोर ईच हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इफ इट इज इन सेशन फॉर ए टोटल पीरियड ऑफ 30 days. It may comprise one session and two and more successive session. Before the expiration of the session, immediately following the session, the successive session, both houses agree in making any modification in any notification, house agree the notification। इसमें ये प्रोविज़न कहा गया है कि अगर कोई नोटिफिकेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट सबसेक्शन 2 में जारी कर रही थी, वो नोटिफिकेशन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जारी करती है, तो दोनों पार्टी जो दोनों हाउसेस हैं पार्लियामेंट के, उनके समक्ष लाएगी। अगर वो कोई भी हाउसेस उसमें सेशन का टाइम है, तो अगर एक सेशन में या एक से अधिक सेशन में है, तो उनके सेशन के ख़त्म होने के ही बाद में वो क्या है, उस नोटिफिकेशन को उस हाउस में मतलब वो प्रोड्यूस करेगी। और अगर दोनों हाउसेज एग्री हो गए तो उसमें मॉडिफिकेशन कर देंगे उस नोटिफिकेशन में। और अगर वो एग्री नहीं होते हैं मॉडिफिकेशन के लिए, तो उस नोटिफिकेशन को ऐसे ही मान लिया जाएगा। इसमें है कि नोटिफिकेशन शैल देयर आफ्टर हैव इफेक्ट ओनली सच मॉडिफिकेशन फॉर ओवर नो इफेक्ट। इसमें इसमें ये प्रोविज़न कहा गया। अब हम आते हैं सेक्शन 20B की तरफ। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट जो कंसल्ट करेगी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं सॉरी, स्टेट गवर्नमेंट कंसल्ट करेगी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और डेजिग्नेट करेगी एक से अधिक सिविल कोर्ट को, स्पेशल कोर्ट को, एक से अधिक जो सिविल कोर्ट को स्पेशल कोर्ट के रूप में। ठीक है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से कंसल्ट करके एक से अधिक जो सिविल कोर्ट है उनको स्पेशल कोर्ट में डेजिग्नेट करेगी, एस्टेब्लिश करेगी, और जो अपनी पावर को एक्सरसाइज करेंगे या शूट को ट्राइड करेंगे जिनमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब हम आते हैं सेक्शन 20C की तरफ। एक्सपीडियस डिस्पोजल ऑफ द शूट। इसमें कहा गया है कि सीपीसी में किसी बात ये होते हैं, अगर कोई भी जो वाद इस एक्ट के अंतर्गत लाया गया है वो डिस्पोज होगा कोर्ट के द्वारा 12 महीनों के भीतर फ्रॉम द डेट ऑफ द सर्विस ऑफ समन टू द डिफेंडर। हमने डिफेंडेंट को समन की सर्विस कर दी, अब उस सर्विस के बाद में जो डेट आएगी उस डेट से लेकर के 12वें मंथ के भीतर उस शूट का डिस्पोजल होगा। 20C में हमें ये प्रोविज़न कहा गया बताया गया। अब हम आते हैं इसके प्रोविज़ो में है। तो इसमें कहा गया है कि वो जो पीरियड है कि उस सूट को डिस्पोज किया जाएगा 12 महीने के भीतर, उस पीरियड को हम 6 मंथ का और बढ़ा सकते हैं और रीज़न रिकॉर्ड कर सकता है कोर्ट इस बारे में। अब हम आते हैं सेक्शन 21। पावर टू अवॉर्ड कंपनसेशन इन सर्टेन केसेज इन एनी शूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट द प्लेंटिफ में आल्सो क्लेम फॉर कंपनसेशन। मतलब इसमें ये कहा है कि अगर कोई भी शूट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होता है तो प्लेंटिफ अपना क्लेम कर सकता है कंपनसेशन का, इन एडिशन टू सच परफॉर्मेंस। इसमें कुछ कंडीशन है जिनके बेस पर उसका परफॉर्मेंस होने की बजाय हम कंपनसेशन मनी में ले सकते हैं। इसमें जो सबसेक्शन सेकंड है, इन एनी शूट द कोर्ट डिसाइड द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हाउ टू बी ग्रांटेड। There is a contract between the parties which has been broken by the defendant and the plaintiff is entitled to compensation for which it shall award him compensation accordingly। मतलब इसमें यह है कि उस शूट में कोर्ट डिसाइड करता है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होना चाहिए, लेकिन वो ब्रोकन हो जाता है डिफेंडेंट की किसी भी गिल्टी के कारण,
तो उसमें क्या है, अगर पार्टीज़ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है तो प्लेंटिफ को उसमें कंपनसेशन मिल जाएगा। सबसेक्शन 3 में आते हैं, अगर कोई भी उस शूट में इन एनी शूट कोर्ट डिसाइड करता है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को ग्रांट होना चाहिए, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है, इट इज़ नॉट सफिशिएंट टू सर्टिफाई जस्टिफाई ऑफ द केस। मतलब केस के बेस पर ये जस्टिफाई नहीं हो सकता कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ही होना चाहिए, तो इन एडिशन में वो कंपनसेशन भी दे सकता है। फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शुड बी मेड टू द प्लेंटिफ, इट शैल बी अवॉर्ड हिम कंपनसेशन अकॉर्डिंगली। सबसेक्शन 4 की तरफ आते हैं, इन डिटरमाइनिंग जो अमाउंट कंपनसेशन का दिया गया है वो सेक्शन 73 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत डिटरमाइन किया जाएगा। सेक्शन सबसेक्शन 5 की तरफ, नो कंपनसेशन अवॉर्डेड अंडर दिस सेक्शन अनलेस द प्लेंटिफ हैज़ क्लेम्ड सच कंपनसेशन इन प्लेंट। अगर कोई भी कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा जब तक कि वो कंपनसेशन प्लेंट में ना करी गई हो, ठीक है। लेकिन प्रोविज़नों में क्या है कि अगर कोर्ट किसी भी स्टेज पर अलाउ कर सकता है कि वो प्लेंट को अमेंड कर दे और वो जो उसने क्लेम नहीं करा था कंपनसेशन का उसको ऐड कर दे, इंक्लूडिंग कर दे क्लेम फॉर कंपनसेशन। अब हम आते हैं सेक्शन 22 की तरफ। सेक्शन 20, पावर टू ग्रांट रिलीफ फॉर पोजेशन पार्टीशन रिफंड एंड अर्नेस्ट मनी। इसमें है कि नथिंग विद एनीथिंग कंटेन्स इन कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। मतलब सीपीसी में जो पार्टीशन और पोजीशन के पार्ट्स की बजाय हम क्या है कि अगर कोई व्यक्ति जो कि वाद लाता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, कॉन्ट्रैक्ट फॉर ट्रांसफ़र फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो वो क्या कर सकता है, उसके पोजीशन के लिए पूछ सकता है, पार्टीशन के लिए, सेपरेट पोजीशन के लिए उस प्रॉपर्टी की या उसके परफॉर्मेंस के लिए। क्लोज बी में कहा गया है कि अगर कोई दूसरी रिलीफ भी ले सकता है, अदर रिलीफ ही इज एंटल, और या फिर कोई उसने मनी डिपॉजिट करी है तो उसको या फिर कोई फंड डिपॉजिट करा था रिफंड ले सकता है, नेक्स्ट मनी का डिपॉजिट का क्लेम कर सकता है उस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का। तो उस केस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का क्लेम रिफ्यूज़ हो सकता है। सबसेक्शन सेकंड की तरफ आते हैं, नो रिलीफ shall be granted by the court unless has been specifically claimed। मतलब अगर आप स्पेसिफिकली क्लेम नहीं करते प्लेंट में तो कोई भी रिलीफ आपको नहीं मिलेगी। ये क्लोज ए और बी के प्रोविज़न के बेस पे है कि इन दोनों में आपको कोई भी जो रिलीफ नहीं मिलेगी अगर आप स्पेसिफिकली क्लेम नहीं करते हो। इसका प्रोविज़ो है कि कोर्ट वही कंडीशन दी गई है कि कोर्ट अगर प्लेंटिफ ने क्लेम नहीं करी है रिलीफ की तो कोर्ट उसको अलाउ कर देगा कि वो प्लेंट को अमेंड कर दे और अपनी रिलीफ की क्लेम को ऐड कर ले। सबसेक्शन 3 में है, पावर ऑफ ए कोर्ट टू ग्रांट रिलीफ अंडर क्लोज बी ऑफ सबसेक्शन फर्स्ट शैल बी विदाउट प्रेसिडेंस टू इट्स पावर ऑफ अवॉर्ड कंपनसेशन अंडर सबसेक्शन 3। मतलब इसमें प्रोविज़न कहा गया है कि सेक्शन 21 के सबसेक्शन फर्स्ट के क्लोज बी पर इसका भी कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा जो जिसमें वो रिलीफ ग्रांट कर रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं सेक्शन 23, लिक्विडेशन ऑफ डैमेज नॉट ए बार टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट जो अदरवाइज प्रॉपर टू बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड है तो मे बी एनफोर्स थॉट ए सम बी नेम्ड इन इट अमाउंट टू बी पेड इन केस इट्स ब्रीच, द पार्टी इन डिफॉल्ट इज विलिंग टू द पे सम, and the court and if the court having regard to the term of contract other attending circumstances it is satisfied that sum was named only for the purpose of securing performance of a contract, not for the purpose of giving the party in default an option and paying money in लियोन ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट जो स्पेसिफिकली एनफोर्स हो रहा है लेकिन क्या है कि एक सम ऑफ मनी है, जो अमाउंट है वो हमने रखा है किस केस में, ब्रिज के केस में रखा है कि हम डिफ़ॉल्ट होने पर उसको पेमेंट कंपनसेशन दे देंगे, अदरवाइज़ तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना इस कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने वाला जो ऑप्शन है वो पहला है। बाद में अगर ब्रीच होता है तो हम उसके लिए उसको जो सम हमने रखा है वो पेमेंट दे देंगे कंपनसेशन में। इसमें ये क्या कहा गया है कि वो सम वाज नेम्ड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस को सिक्योर करने के लिए एज ए सिक्योरिटी में सम रखा है। इसमें सेकंड सबसेक्शन में बात कही है कि वेयर एनफोर्सिंग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोर्ट शैल नॉट enforcing specific performance under this section court shall not also decree for payment of a sum so named in the contract। अगर वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करता है तो कोर्ट उसको क्या नहीं करेगी, उस पेमेंट की डिक्री नहीं देगी।
अब हम आते हैं सेक्शन 24 की तरफ, बार ऑफ शूट फॉर कंपनसेशन फॉर ब्रीच आफ्टर डिसमिसल ऑफ ए शूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। इसमें ये है कि अगर कोई भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का कोई शूट है तो वो डिसमिस हो जाता है। अगर डिसमिसल ऑफ ए शूट फॉर ए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, तो उसका पार्ट अगर हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करने के लिए लाते हैं तो उस व्यक्ति को बार कर दिया जाएगा। बार द प्लेंटिफ राइट टू कंपनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उस कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच के केस में तो उसको बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें जो सेकंड एक्सेप्शन बताई गई है, इसमें ये कहा गया है कि शैल नॉट बार हिज राइट टू शू एनी अदर रिलीफ विच हिम में बी एंटाइल्ड, लेकिन उसको रिलीफ के लिए बार नहीं कराया जाएगा। अब हम आते हैं सेक्शन 25 की तरफ, एप्लीकेशन फॉर प्रेसिडिंग सेक्शन टू सर्टेन अवॉर्ड एंड टेस्टामेटरी डायरेक्शन टू एग्जीक्यूट सेटलमेंट। इसमें ये प्रोविज़न कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट जो अवॉर्ड पे कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई होते हैं अवॉर्ड पर, वो आर्बिट्रेशन कॉन्सिलेशन एक्ट पर अप्लाई करेंगे, ना कि विल एंड कोडेसाइल वाले पार्ट पर। अब हम आते हैं सेक्शन 26 की तरफ, जिसमें इंस्ट्रूमेंट को, इसमें हमारा चैप्टर 3 शुरू होता है कि इंस्ट्रूमेंट को रेक्टिफाइड कब किया जाएगा। अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो किसी भी पार्टीज़ के फ्रॉड से, म्यूचुअल मिस्टेक से, या फिर कोई आर्टिकल है एसोसिएशन का, कंपनी एक्ट के अंतर्गत, मतलब ऐसे माना जाएगा कि दोनों पार्टी ने जो कॉन्ट्रैक्ट करा है उसमें उसकी रियल जो इंटेंशन है वो एक्सप्रेस नहीं होती है, और उससे इफेक्ट में लगता है कि उस फ्रॉड और म्यूचुअल मिस्टेक से उस कॉन्ट्रैक्ट को करा गया है, तो उस केस में वो पार्टीज क्या करती हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को रेक्टिफाइड कैसे करती हैं कि क्या आइदर पार्टी, कोई सी भी पार्टी है, उसका रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट वाद ला सकता है इंस्ट्रूमेंट को रेक्टिफाइड करने के लिए, और प्लेंटिफ अपना जो राइट अराइज होता है प्लीडिंग वाला केस, उस केस में उस इंस्ट्रूमेंट को रेक्टिफाइड कर सकता है। डिफेंडेंट इन एनी शूट, उसमें वो रेक्टिफिकेशन के लिए पूछ सकता है अपने डिफेंस की बजाय, डिफेंस ओपन टू हिम आस्क फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब हम आते हैं सबसेक्शन 2 की तरफ, इफ एन एनी शूट इन विच द कॉन्ट्रैक्ट इंस्ट्रूमेंट, या फिर इसमें क्या है कि इज साउट टू बी रेक्टिफाइड अंडर सबसेक्शन फर्स्ट, कोर्ट फाइंड दैट इंस्ट्रूमेंट थ्रोट फ्रॉड एंड मिस्टेक एंड डज नॉट एक्सप्रेस द रियल इंटेंशन ऑफ द पार्टीज, द कोर्ट में इन डिस्क्रेशन डायरेक्ट टू रेक्टिफिकेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट डज नॉट एक्सप्रेस इंटेंशन। तो ये मतलब रेक्टिफिकेशन कैसे होगा, कोर्ट की डिस्क्रेशन में होगा। इसमें तो पार्टी के बेस पर हो रहा था, इसमें कोर्ट की डिस्क्रेशन पर होगा। अब हम आते हैं सेक्शन 3 की तरफ, सबसेक्शन 3 की तरफ, a contract is in writing may be first rectified and party claiming ratification has so prayed in his pleading court think fit may be specifically enforced। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न में है तो रेक्टिफाइड हो जाएगा, और अगर वो रेक्टिफिकेशन के लिए क्लेम करता है तो स्पेसिफिकली एनफोर्स हो जाएगा। सबसेक्शन 4 की तरफ, सबसेक्शन 4 क्या कहता है हमें, नो रिलीफ फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट शैल बी ग्रांटेड अंडर दिस सेक्शन अनलेस इट हैज़ बीन स्पेसिफिकली क्लेम्ड। कोई भी जो रिलीफ है रेक्टिफिकेशन इंस्ट्रूमेंट के लिए ग्रांट नहीं होगी जब तक कि वो स्पेसिफिकली क्लेम ना हो। इसमें प्रोविजो वही दिया गया है कि कोर्ट जब अगर वो मतलब अपना रेक्टिफिकेशन करने में या क्लेम करने में भूल जाता है कोई भी पार्टी, तो उस प्लीडिंग को अमेंड करके वो अपने क्लेम को इंक्लूड कर सकता है। सेक्शन अब हम आते हैं सेक्शन 27 की तरफ, चैप्टर 5, जिसमें रेसेशन कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो जाता है। इसमें ये है कि अगर कोई पर्सन व्हेन रेसेशन में बी एडजस्ट एंड रिफ्यूज़, उस रेसेशन को एडजस्ट कब किया जाएगा और रिफ्यूज़ कब किया जाएगा। अगर कोई पर्सन इंटरेस्टेड है कॉन्ट्रैक्ट में तो वो वाद ला सकता है उसको रेस्काइन करने के लिए, और अगर रेसेशन को एडजस्ट किया जाएगा कोर्ट के द्वारा इन कंडीशन में, अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल टर्मिनेबल है प्लेंटिफ के द्वारा, या कॉन्ट्रैक्ट इज अनलॉफुल फॉर कॉज नॉट अपैरेंट ऑन इट्स फेस एंड डिफेंडेंट इज मोर ब्लेम देन द प्लेंटिफ। मतलब कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, टर्मिनेबल है प्लेंटिफ के द्वारा, इस केस में क्या है, जो कोर्ट है ना उसको क्या करेगा, एडजस्ट करेगा। और सेकंड केस में अगर वो अनलॉफुल है, उसके मतलब उसके जो प्रोविज़न है कॉन्ट्रैक्ट के वो अनलॉफुल प्रोविज़न से अराइज होते हैं, और डिफेंडेंट इज़ मोर ब्लेम देन द प्लेंटिफ, तो उस केस में वो उसको एडजस्ट करेगा। लेकिन एडजस्ट करने के लिए कब कोर्ट मना कर सकता है उसको रेस्काइंड करने के लिए, कि अगर प्लेंटिफ ने अपनी रियल
और जो एक्सप्रेस करा है इम्प्लाइडली रेक्टिफिकेशन रेटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब प्लेंटिफ ने उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली रेक्टिफाइड करता है। और दूसरे केस में क्या है कि वेयर ओविंग टू चेंज ऑफ द सर्कमस्टांसेस विच हैज़ बीन टेकन प्लेस सिंस द मीनिंग ऑफ मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नॉट बीइंग ड्यू टू act of defendant himself and party cannot subsequently restore the position they stood when the contract was made। मतलब इसमें है कि जब कॉन्ट्रैक्ट किया गया था उस पोजीशन में पार्टीज किस कंडीशन में थी, ना कि वो डिफेंडेंट के किसी भी एक्ट से उस कॉन्ट्रैक्ट को रेक्टिफाइड किया गया है। तो उस केस में कोर्ट मना कर सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट को रेस्काइंड करने के लिए कि वो पोजीशन नहीं अराइज होती जो आप कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे जिस पोजीशन में दोनों पार्टीज थी। इसमें सबसेक्शन क्लोज सी बोलता है कि अगर कोई थर्ड पार्टी जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट के सबसिस्टेंस के दौरान अगर कोई गुड फेथ ले लेता है उस कॉन्ट्रैक्ट में से, तो उस केस में भी कॉन्ट्रैक्ट उस कॉन्ट्रैक्ट को रेस्काइंड नहीं करेगा, कोर्ट उस कॉन्ट्रैक्ट को रेस्काइंड नहीं करेगा। और डी क्लोज में है अगर कॉन्ट्रैक्ट को रेस्काइंड करा जा सकता है लेकिन उसके एक पार्ट को ही करा जा सकता है, ना कि पूरे कॉन्ट्रैक्ट को। इसमें सच पार्ट इज नॉट सेवरेबल, और वो पार्ट उस कॉन्ट्रैक्ट से अलग नहीं हो सकता है। अब हम आते हैं सेक्शन 28 की तरफ। रेस्ट्रिक्शन इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस फॉर कॉन्ट्रैक्ट एंड फॉर सेल एंड लीज ऑफ ए मूवेबल प्रॉपर्टी एंड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस विच हैज़ बीन डिक्रीड। इसमें ये है कि अगर कोई भी वाद हम लाते हैं जिसमें कि डिक्री हमें मिली है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के बारे में, अगर हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट करा है सेल का, लीज का, मूवेबल प्रॉपर्टी का, तो जो परचेजर और लेसी है जिसको पीरियड अलाउ किया गया है डिक्री में या फिर कोई दूसरा पीरियड जो कोर्ट ने अलाउ किया है, वो परचेज मनी को दे देगा या फिर कोई दूसरे सम का जो कोर्ट ऑर्डर करे वेंडर एंड लेसर को जिसने कि उस प्रॉपर्टी को बेचा हो उस शूट में, और डिक्री हैज़ बीन मेड और डिक्री की जाएगी और कॉन्ट्रैक्ट को रेस्काइंड कर दिया जाएगा। या फिर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द कोर्ट में बाई ऑर्डर, मतलब कोर्ट क्या करेगा, पार्टी के कोई भी पार्टी के एप्लीकेशन पर मतलब वेंडर और लेसर की एप्लीकेशन पर उस कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर देगा, या फिर डिफ़ॉल्ट करने पर क्या जस्टिस ऑफ द केस रिक्वायर करेगा। किन केसेस में रिक्वायर करेगा कि अगर कॉन्ट्रैक्ट रेस्काइंड होता है तो कोर्ट क्या करेगा, परचेजर और लेसी को कि जो उसने पोजीशन लिया है उस प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट में उसको वो रीस्टोर कर दे। ठीक है। दूसरे केस में क्या कहा गया है, दूसरे क्लोज में डायरेक्ट करेगा पेमेंट करने के लिए वेंडर और लेसर को ऑल रेंट्स एंड प्रॉफिट जो कि एक्रूड हुए हैं इन द रेस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी फ्रॉम द डेट ऑन विच द पोजीशन वाज ऑब्टेन बाय परचेज एंड लेसी अंटिल द रिस्टोरेशन ऑफ पोजीशन वेंडर एंड लेसी इफ द जस्टिस ऑफ द केस, मतलब जो पेमेंट वेंडर और लेसर को देनी चाहिए उस प्रॉपर्टी को खरीदने में वो दे देगा, या फिर रेंट्स और प्रॉफिट जो उसके उस प्रॉपर्टी पर वो है उनको दे देगा, या फिर जो कोई अदर सम है जो अर्नेस्ट मनी का है या डिपॉजिट में जो वेंडर और लेसर ने दिया है तो उसको वापस रिटर्न कर देगा। अब थर्ड जो सबसेक्शन में आते हैं इसमें कहा गया है कि इफ़ द परचेजर लेसी पे द परचेज मनी एंड अदर सम विच हैज़ बीन ऑर्डर टू पे अंडर सच डिग्री विथिंग पीरियड अंडर सबसेक्शन फर्स्ट, कोर्ट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द शूट अवॉर्ड द परचेजर एंड लेसी। इसमें है कि अगर परचेजर लेसी ने अपनी परचेज मनी दे दी, दूसरी सम दे दी, तो उनको वेंडर और लेसर को आदेश दे दिया जाएगा कि वे जो पीरियड बताया गया सबसेक्शन फर्स्ट में, कोर्ट उन परचेजर और या फिर जो लेसी की एप्लीकेशन पर परचेजर और लेसी को अदर रिलीफ दे दिया जाए जिसमें ऑल अप्रोप्रिएट केस एंड द फॉलोइंग नेम। जो रिलीफ हैं इन केसेस में किन केसेस में रिलीफ दे दी जाए, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रॉपर कन्वीनियंस एंड लीज बाय वेंडर एंड लेसर। जो एग्जीक्यूशन कराया उसने उस प्रॉपर्टी का एग्जीक्यूट करवाया तो वेंडर लेसी के द्वारा परचेजर और लेसी ने उनको वो रिटर्न में दे दिया जाए, या डिलीवरी ऑफ पोजीशन पार्टीशन एंड सेपरेट पोजीशन, उस प्रॉपर्टी का डिलीवरी कर दी जाए या पोजीशन या पार्टीशन जो भी मिलता है उनको वापस रिटर्न में परचेजर लेसर को दे दी जाए। अब हम आते हैं सबसेक्शन 4 की तरफ। नो सेपरेट शूट, इसमें कोई भी सेपरेट शूट नहीं ली जाएगी रिलीफ के लिए। मे बी क्लेम्ड अंडर दिस सेक्शन शैल बी लाई इंस्टेंट, किसी भी वेंडर पे, परचेजर पे, लेसर पे या लेसी, मतलब इस केस में कोई भी सेपरेट शूट नहीं होगी, इस शूट में ही सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी, चाहे वो वेंडर ला रहा हो, परचेजर ला रहा हो, लेसर या लेसी। अब हम आते हैं सबसेक्शन 5 की तरफ। कॉस्ट ऑफ द प्रोसीडिंग कोर्ट के डिस्क्रिशन पर पेड कर दी जाएंगी। ठीक है।
अब हम आते हैं सेक्शन 29 की तरफ, अल्टरनेटिव प्रेयर फॉर रेसेशन इंस्टीट्यूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। इसमें ये क्या कहा गया है कि ए प्लेंटिव इंस्टीट्यूट इशूड फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ए कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग में प्रे, मतलब अल्टरनेटिव प्रेयर है, अगर जिसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होता ना तो हम उसका रेजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, ये अल्टरनेटिव प्रोविज़न बताया गया है। अगर प्लेंटिव जो वाद लाता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस रिटर्न में, तो वो प्रे करेगा क्या तो अल्टरनेटिव में उसको स्पेसिफिकली एनफोर्स किया जाए, कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी, अगर वो स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं होता है तो उसको रेस्काइंड कर दिया जाए या डिलीवर अप कर दिया जाए, या इसमें क्या है कि अल्टरनेटिव में कॉन्ट्रैक्ट अगर स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं होता है तो उसको रेस्काइंड कर दिया जाए, डिलीवर अप कर दिया जाए या कैंसिल कर दिया जाए। और कोर्ट if it refuse to enforce the contract specifically it may डायरेक्ट दैट टू बी रेस्काइंड एंड डिलीवर अप अकॉर्डिंगली, वही प्रोविज़न है, क्या तो कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली एनफोर्स कर दिया जाए या कि उसको रेस्काइंड कर दिया जाए या डिलीवर अप, ये प्रोविज़न दिए गए हैं। अब हम आते हैं सेक्शन 30 की तरफ, कोर्ट में रिक्वायर पार्टी टू रेस्काइंड टू डू इक्विटी ऑन एडजजिंग द रेसेशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है तो कोर्ट रिक्वायर करेगा उस पार्टी से जिसने की रिलीफ ग्रांट करी है और दूसरी पार्टी ने उस रिलीफ को ले लिया, रिस्टोर कर लिया, तो जो बेनिफिट उसने लिया है दूसरी पार्टी से उसको रिस्टोर करने के लिए कोर्ट उसको आदेश पारित करेगा, मेक ए कंपनसेशन टू हिम व्हेन द जस्टिस रिक्वायर। अब हम आते हैं सेक्शन 31 की तरफ, व्हेन द कैंसिलेशन में बी ऑर्डर्ड इफ एनी पार्ट अगेंस्ट हुम रिटर्न इंस्ट्रूमेंट इज वॉइड अनवॉइडेबल। अगर कोई पार्टी है जिसके विरुद्ध में कोई इंस्ट्रूमेंट जारी हुआ है तो वो वॉइड अनवॉइडेबल है, रीजनेबल एप्रीहेंशन है कि इंस्ट्रूमेंट इफ आउटस्टैंडिंग में कॉज हिम सीरियस इंजरी may sue him to adjust and void and voidable the court में इस डिस्क्रिप्शन टू एडजस्ट एंड ऑर्डर टू डिलीवर। अगर कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, वॉइड और वॉइडेबल है किसी भी पार्टी के अगेंस्ट में, तो क्या करेगा कोर्ट उसमें आदेश पारित कर देगा कि अगर उससे कोई भी हार्म होता हो तो उसको एडजस्ट करने के लिए बोलेगा, उसकी वॉइड और वॉइडेबिलिटी के लिए, या फिर उसको कैंसिल करने के लिए या डिलीवर अप करने के लिए। अगर वो इंस्ट्रूमेंट रजिस्टर्ड हुआ है इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत तो कोर्ट उसकी कॉपी डिक्री के रूप में डिक्री की कॉपी किसको भेज देगी, instrument has been registered under Indian Registration Act, the court shall also send a copy of decree to the officer in whose office the instrument has been registered, and the officer shall note on the कॉपी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कंटेन इन द बुक द फैक्ट इट कैंसल्ड। मतलब क्या है, उस ऑफिसर की ऑफिस में भेज देगी जहाँ पर उस को कैंसिल करा गया है इंस्ट्रूमेंट को, उसकी ऑफिस में वो भेज देगी। ठीक है, इसमें ये प्रोविज़न दिया है। अब हम आते हैं सेक्शन 32 की तरफ, व्हेन इंस्ट्रूमेंट में बी पार्टियली कैंसिल। अगर इंस्ट्रूमेंट पार्ट में कैंसिल होता है तो एन इंस्ट्रूमेंट इज एविडेंस ऑफ डिफरेंट राइट ऑफ डिफरेंट ऑब्लिगेशन, उसमें डिफरेंट राइट्स एंड डिफरेंट ऑब्लिगेशन है, तो कोर्ट प्रॉपर केस में उसको पार्ट में कैंसिल कर सकता है या दूसरे पार्ट में उसको अलाउ कर सकता है स्टैंड रहने के लिए। 33 सेक्शन में बताया गया है कि पावर टू रिक्वायर द बेनिफिट टू बी रिस्टोर्ड एंड कंपनसेशन टू बी मेड व्हेन इंस्ट्रूमेंट इज कैंसिल एंड सक्सेसफुली रेसिस्ट एज बीइंग वॉइड एंड वॉइडेबल। अगर हम बेनिफिट कोई भी लेता है कोई पर्सन, मतलब पावर टू रिक्वायर बेनिफिट टू बी रिस्टोर्ड एंड कंपनसेशन टू बी ऑन एडजजिंग द कैंसिलेशन ऑफ ए इंस्ट्रूमेंट। अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो हमसे जो कि दो पार्टीज़ के बीच में इंस्ट्रूमेंट हुआ, अब उनमें एक पार्टी के बीच में जो एडजस्ट किया वो कैंसिल हो गया, मतलब एडजस्ट करते हुए वो इंस्ट्रूमेंट कैंसिल हो गया, तो कोर्ट रिक्वायर करेगा कि जिस पार्टी ने रिलीफ ग्रांट करी है रिलीफ, तो उसको रिस्टोर करे, कि उस पार्टी को वापस रिटर्न में वो जो रिलीफ उसने ली है उसको वापस रिटर्न कर दे, सो आज फिर मे बी बेनिफिट ही मे बी रिसीव्ड फ्रॉम द अदर पार्टी टू मेक कंपनसेशन, और उसको कंपनसेशन दे जो जस्टिस रिक्वायर करे। अब इसमें सेकंड सबसेक्शन में बात कही गई है कि डिफेंडेंट सक्सेसफुली रेसिस्ट इन एन इशूट ऑन द ग्राउंड। लेकिन रेसिस्ट कब करा जाएगा, कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट साउट टू बी एनफोर्स अगेंस्ट हिम एंड, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट उसके अगेंस्ट में एनफोर्स होता है, उसके अगेंस्ट में एनफोर्स होता है और जो वॉइडेबल है, तो कोर्ट इफ़ द डिफेंडेंट हैज़ रिसीव्ड, अगर डिफेंडेंट ने रिसीव करी है बेनिफिट उस इंस्ट्रूमेंट पे दूसरी पार्टी से, तो रिक्वायर करेगा कि उसको रिस्टोर कर दे उस बेनिफिट को या कंपनसेशन दे दे। अब इसमें सेकंड क्लॉज में कहा गया है कि अगर कोई एग्रीमेंट वो एनफोर्स होता है वो वॉइड है, इसमें वॉइडेबल है, इसमें वॉइड है, एंड
by the reason of his being competent to contract under section 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अगर वो पार्टी competent नहीं है तो उस केस में वो void होता है वो इंस्ट्रूमेंट। तो कोर्ट जो डिफेंडेंट ने जो बेनिफिट रिसीव करा है उस एग्रीमेंट से दूसरी पार्टी से, तो उसको रिस्टोर करने के लिए बोलेगा, या उस बेनिफिट को उस पार्टी को उस एक्सटेंट तक रिटर्न करने के लिए पार्टी कोर्ट उसको डायरेक्ट कर देगा। अब हम आते हैं सेक्शन 34 की तरफ। डिस्क्रिएशन ऑफ कोर्ट एज टू डिक्लेरेशन ऑफ स्टेट्यू एंड राइट। मतलब इसमें कोर्ट की पावर है कि वो उसका राइट्स को या स्टेटस को डिक्लेयर कैसे करेगा। इफ़ एनी पर्सन एंटाइल टू लीगल कैरेक्टर, अगर वो लीगल कैरेक्टर रखता है या राइट रखता है या किसी भी प्रॉपर्टी पर, तो वो वाद ला सकता है किन केसेस में, कि शूट अगेंस्ट एनी पार्सी ए शूट अगेंस्ट एनी पर्सन डिनाइंग एन इंटरेस्ट टू डिनाई। अगर कोई व्यक्ति जो वाद लाता है, अगर वो उस व्यक्ति के विरुद्ध मना करता है, मतलब दूसरी पार्टी वाद ला रही है और पहला पर्सन उस चीज़ को मना करा है, इंटरेस्ट कि उस पर उसका टाइटल है, हिज टाइटल टू सच कैरेक्टर एंड राइट, तो कोर्ट अपने डिस्क्रिएशन में क्या कहेगा कि हाँ भाई आप एंटाइल करते हो, आप इस पे टाइटल रखते हो, आपका स्टेटस है। तो प्लेंटिफ को उस केस में जिस पर्सन ने कहा है कि मेरा एंटाइल्ड है, उस केस में प्लेंटिफ जो पर्सन है जिसको एंटाइल्ड टाइटल मिला है, वो क्या नहीं करेगा, फर्दर रिलीफ नहीं बोलेगा। क्या तो आप टाइटल ले लो या फर्दर रिलीफ ले लो, इसमें ये कंडीशन कही है। इसमें प्रोविजन में कहा गया है कि नो कोर्ट शैल मेक एनी डिक्लेरेशन। किस केस में कोर्ट डिक्लेरेशन नहीं करेगा, जहाँ पर भी प्लेंटिफ एबल टू सीक फर्दर रिलीफ, अगर उसने कोई दूसरी रिलीफ ले ली ना, तो फिर वो डिक्लेरेशन नहीं देगी कोर्ट उस बेस पर कि आप टाइटल रखते हो। अगर डिक्लेरेशन कोर्ट ने कर दी है तो वो टाइटल ही ले सकता है, उसमें कोई दूसरी रिलीफ नहीं ले सकता। अब हम आते हैं सेक्शन 35 की तरफ। 35 पढ़ना जरूरी नहीं है, सिर्फ हमें टाइटल पता होना चाहिए, इफेक्ट ऑफ डिक्लेरेशन, इसका डिक्लेरेशन का इफेक्ट क्या होगा, बस इतना है। तो हम एक बार पढ़ लेते हैं। ए डिक्लेरेशन मेड अंडर दिस चैप्टर इज बाइंडिंग ओनली ऑन द पार्टी ऑफ द शूट। मतलब दोनों पार्टीज पर ही बाइंड होगा। इफ पर्सन क्लेमिंग थ्रू रेस्पेक्टिवली अनदर पार्टी इज ट्रस्टी ऑन हुम इफ एग्जिस्टेंस ऑन द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। मतलब दोनों पार्टी पर बाउंड होगा और डिक्लेरेशन की डेट पर इफेक्ट हो जाएगा। अब हम आते हैं सेक्शन 36 की तरफ, जिसमें हमारा चैप्टर 7 शुरू हो जाता है। 36 में है प्रिवेंटिव रिलीफ हाउ ग्रांटेड। प्रिवेंटिव रिलीफ को कब ग्रांट किया जाएगा, एट द डिस्क्रिएशन ऑफ द कोर्ट बाय इंजंक्शन, टेम्परेरी एंड परपेचुअल। प्रिवेंटिव रिलीफ में दो इंजंक्शन से जारी होगा, जिसमें टेम्परेरी परपेचुअल होगा कोर्ट के डिस्क्रिएशन पर। बात है सेक्शन 37 टेम्परेरी एंड परपेचुअल इंजंक्शन। टेम्परेरी इंजंक्शन एज द केस में बी कंटिन्यू अंटिल द स्पेसिफाइड टाइम until the further order of the court. They may be granted at any stage of the suit they regulated by code of civil procedure. टेम्परेरी इंजंक्शन को कंटिन्यू रखा जाएगा जो कि स्पेसिफाइड टाइम उसको दिया गया है, या फिर फर्दर ऑर्डर जो कोर्ट पारित करे। मतलब इसमें दो जो हमें प्रोविज़न याद रखना है कि स्पेसिफाइड टाइम तक उस इंजंक्शन को जारी कर दिया, उस इंजंक्शन को रखा जाएगा, और दूसरे में कोर्ट जब तक कि आदेश पारित ना करे, और उसको किसी भी स्टेज पर ग्रांट किया जा सकता है, शूट के किसी भी स्टेज पर, जो कि सीपीसी के अंतर्गत रेगुलेट होगा। अब हम आते हैं सबसेक्शन 2 की तरफ। ए परपेचुअल इंजंक्शन कैन ओनली बी ग्रांटेड बाय ए डिक्री मेड एट द हियरिंग अपॉन द मेरिट ऑफ द शूट। मतलब परपेचुअल इंजंक्शन को जो वाद है उसकी मेरिट्स पर कोई डिक्री होती है, वाद है उसकी मेरिट्स पर कोई डिक्री होती है, उसके बेस पर परपेचुअल इंजंक्शन को ग्रांट कर दिया जाएगा। और डिफेंडेंट परपेचुअली एंजॉय करता है फ्रॉम द अजर्शन ऑफ राइट। मतलब जिसमें कि डिफेंडेंट ने उस राइट का जो एंजॉयमेंट करा है, उस केस में अगर कोई डिक्री मिली है हमें उसकी मेरिट्स पर, तब परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट होगा फ्रॉम द कमीशन ऑफ एन एक्ट विच वुड बी कंट्रेरी टू द राइट ऑफ द प्लेंटिफ। मतलब उस कार्य के होने से जो कि विपरीत प्रभाव पड़ता है प्लेंटिफ पर। अब हम आते हैं सेक्शन 38 की तरफ, जिसमें हमारा चैप्टर 8 शुरू होता है। इसमें परपेचुअल इंजंक्शन व्हेन ग्रांटेड। परपेचुअल इंजंक्शन को कब ग्रांट किया जाएगा, सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन कंटेन इन रेफर्ड टू बाय दिस चैप्टर। परपेचुअल इंजंक्शन में बी ग्रांटेड टू द प्लेंटिफ to prevent the breach and obligation existing in favor of expressly and implication। मतलब इसमें ये प्रोविज़न कहा गया है
कि अगर सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन ऑफ कंटेन इन सब्जेक्ट, परपेचुअल इंजंक्शन को कब ग्रांट किया जाएगा कि प्रिवेंट करने के लिए ओब्लिगेशन एग्जिस्टिंग इन फेवर ऑफ, मतलब अगर कोई ओब्लिगेशन है उस कॉन्ट्रैक्ट में, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच होने पर उस ब्रीच को रोकने के लिए एक्सप्रेसली और इम्प्लीकेशन के बेस पर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उस पर कोई ओब्लिगेशन हो, उसका कोई ब्रीच होने पर उसको रोकने के लिए परपेचुअल इंजंक्शन को ग्रांट कर दिया जाएगा। अब हम आते हैं सेक्शन सॉरी इसके जो सबसेक्शन 2 की तरफ। इसमें है कि अगर कोई ओब्लिगेशन अराइज होता है कॉन्ट्रैक्ट का, तो कोर्ट गाइडेड करेगी इन रूल और प्रोविज़न के हिसाब से। ये रूल और प्रोविज़न कौन से हैं जो चैप्टर 2 में हमें बताए गए हैं इस एक्ट के। अब हम आते हैं सबसेक्शन 3 की तरफ। व्हेन द डिफेंडेंट इन्वेड्स एंड थ्रेट टू इन्वेड द प्लेंटिव राइट टू एंजॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब अगर डिफेंडेंट इन्वेड्स करता है या फिर उसको धमकी देता है इन्वेड्स करने की, मतलब उसको रोक लगाता है या धमकी देता है या उसका अपना राइट को एंजॉय करने के लिए उसको रोकता है, तो उस केस में परपेचुअल इंजंक्शन को ग्रांट कर दिया जाएगा। इसमें क्या है कि अगर डिफेंडेंट उस प्रॉपर्टी का इन केसेस में, लेकिन कोर्ट परपेचुअल इंजंक्शन कब ग्रांट करेगी इन केसेस में, अगर डिफेंडेंट ट्रस्टी है उस प्रॉपर्टी का, प्लेंटिफ की प्रॉपर्टी का, और कोई भी where there exists no standard for ascertaining the actual damage caused by likely to cause by invention, मतलब उसके इन्वेशन से जो ये एसरटेन नहीं हो रहा कि कितना डैमेज हुआ है, ठीक है। जो क्लोज सी में आते हैं कि इन्वेजन इज सच दैट कंपनसेशन इन मनी वुड नॉट अफोर्ड एडिक्वेट रिलीफ, जो मनी कंपनसेशन में जो मनी दी है वो एडिक्वेट रिलीफ नहीं है, इस केस में वो परपेचुअल इंजंक्शन जारी करेगा। अब इंजंक्शन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट मल्टीपल, मतलब इस केस में जो मल्टीपलसिटी हुई है जुडिशियल प्रोसीडिंग, तो उस केस में इंजंक्शन परपेचुअल इंजंक्शन को जारी किया जाएगा। अब हम आते हैं सेक्शन 39 की तरफ। व्हेन मैंडेटरी इंजंक्शन बताया गया है जिसमें when to prevent the breach and obligation it is necessary to compel the performance of certain act, the court is capable of enforcing, court may in discretion grant an injunction to prevent the breach and complain of, also to compel performance and requisite act, मतलब अगर हमने कोई ओब्लिगेशन जो कॉन्ट्रैक्ट में अराइज होता है उसके ब्रीच को प्रिवेंट करने के लिए मैंडेटरी इंजंक्शन जारी करा है, तो क्या करा जाएगा इसमें, कंपेल करा जाएगा परफॉर्म करने के लिए सर्टेन एक्ट को, जो कि कोर्ट कैपेबल ऑफ एनफोर्सिंग, उस कॉन्ट्रैक्ट के एनफोर्समेंट के लिए कोर्ट जो डायरेक्ट करे, और कोर्ट अपने डिस्क्रेशन में ग्रांट करेगा उस इंजेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, ब्रीच एंड कंप्लेन एंड कंपील करेगा उस, मतलब इसमें यह है कि उस एक्ट को परफॉर्म करने के लिए कोर्ट हमें कंपेल करेगा कि आप परफॉर्मेंस करो अपनी, ठीक है। अब हम आते हैं सेक्शन 40 की तरफ। डैमेज इन लियोन इन एडिशन टू इंजेक्शन द प्लेंटिफ in issued for perpetual injunction under section 38 and mandatory injunction under section 39 may claim damage in addition to substitution, मतलब इसमें ये कहा गया है कि अगर हम क्लेम करते हैं डैमेज का तो हम इंजंक्शन जारी नहीं करेंगे, और अगर क्या तो हम डैमेज का क्लेम कर सकते हैं या हम इंजेक्शन जारी कर सकते हैं। मे क्लेम डैमेज इन आइदर इन एडिशन सब्सटीट्यूशन, तो इंजेक्शन कोर्ट अपने डिस्क्रेशन में जो डैमेज अवॉर्ड करे। ये अब हम आते हैं इसके सबसेक्शन 2 की तरफ। नो रिलीफ फॉर डैमेज शैल बी ग्रांटेड अंडर दिस अनलेस प्लेंटिफ हैज़ बीन क्लेम्ड इन द प्लेंट, मतलब अगर रिलीफ की कोई मतलब जो डैमेज का कोई भी रिलीफ ग्रांट नहीं होगा जब तक कि प्लेंट में हमने उस रिलीफ को क्या नहीं करा है, क्लेम नहीं करा है। इसका प्रोविज़ो है कि कोर्ट किसी भी प्रोसीडिंग्स पर अलाउ कर सकता है उस पार्टी को, नो सच डैमेज शैल बी क्लेम्ड इन द प्लेंट, कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग अलाउ द प्लेंटिफ टू अमेंड दैट सच टर्म, और वो इंक्लूड कर सकता है अपने क्लेम को। अब हम आते हैं सबसेक्शन 3 की तरफ। अगर शूट डिसमिस हो जाती है कि ब्रीच हो गई उस ओब्लिगेशन की, उसको रोकने के लिए अगर वो शूट डिसमिस हो जाती है तो प्लेंटिफ राइट रखेगी कि उस डैमेज के लिए, उस ब्रीच के लिए वो वाद अपना अधिकार रखती, उसको बार कर दिया जाएगा, उसको बार कर दिया जाएगा। इसमें कहा गया है कि अगर वो ब्रीच हो गया, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट का ओब्लिगेशन था उसका ब्रीच हो गया, उसमें वो जो वाद हम लेके गए थे इंजंक्शन का, वो वाद हमारा डिसमिस हो गया, तो प्लेंटिव को उस अधिकार के लिए भी मना करा जाएगा जिसमें वो डैमेज का शूट ला रहा है उसी केस से रिलेटेड, तो उसको उसके लिए बार कर दिया जाएगा।
अब हम आते हैं सेक्शन 41 की तरफ। व्हेन रिफ्यूज इंजंक्शन, व्हेन रिफ्यूज इंजंक्शन कैन नॉट बी ग्रांटेड। इन केसेस में इंजंक्शन ग्रांट नहीं होगा। किन केसेस में? कि अगर वो रेस्ट्रेन करता है किसी भी व्यक्ति को जुडिशियल प्रोसीडिंग की प्रोसिक्यूट करने के लिए जो कि पेंडिंग है एट द इंस्टीट्यूशन ऑफ द शूट, मतलब उस एक शूट में जहाँ पर एक से अधिक के एक केस में एक से अधिक जो वाद लाए जाते हैं, क्लेम करे जा सकते हैं, तो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है। तो उस केस में, और दूसरे केस में क्या है, प्रोसिक्यूट करता है प्रोसीडिंग्स को, या फिर जो अप्लाई करा है लेजिस्लेटिव बॉडीज़ को, और या फिर जो फोर्थ केस में अगर प्रोसीडिंग्स क्रिमिनल मैटर में है, जो फिफ्थ प्रोसीडिंग्स है जो परफॉर्म करता है, सॉरी इसमें क्या है, कॉन्ट्रैक्ट द परफॉर्मेंस विच नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स, जिसका हम स्पेसिफिकली एनफोर्स करते हैं। और या फिर एफ प्रोविज़न में कहा गया है कि न्यूसेंस के ग्राउंड्स में अगर हम न्यूसेंस जारी करते हैं तो उस केस में इंजंक्शन ग्रांट नहीं होगा। सेवन्थ प्रोविज़न में है अगर कंटिन्यू ब्रीच करता है और प्लेंटिफ की नॉलेज में है वो चीज़। और एट्थ प्रोविज़न में है कि अगर हमने एफिशियस रिलीफ ऑब्टेन कर ली है यूजिंग द मोड ऑफ द प्रोसीडिंग। और HA वाले प्रोविज़न में है कि अगर हम इम्पेड करते हैं, डिले करते हैं प्रोसेस को कंप्लीशन ऑफ इंफ्रैक्चर प्रोजेक्ट देर ऑफ फॉर एंड कंटिन्यूइंग द प्रोविजन ऑफ रिलीवेंट फैकल्टी। एंड आई प्रोविज़न में है कि अगर कोई प्लेंटिफ उसका एजेंट डिसएंटाइल्ड होता है उस कोर्ट के असिस्टेंट में। जे प्रोविज़न में अगर हमारा कोई भी प्लेंटिफ का कोई इंटरेस्ट नहीं हो उस मैटर में, इन केसेस में इंजंक्शन ग्रांट नहीं होगा। अब हम आते हैं सेक्शन 42 की तरफ। इंजंक्शन टू परफॉर्म नेगेटिव एग्रीमेंट नथिंग विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन क्लोज ई और 41। क्लोज ई क्या है हमारा? कॉन्ट्रैक्ट फॉर परफॉर्मेंस नॉट स्पेसिफिकली, अगर स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं होता है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट जो कंप्राइज करता है एक अफर्मेटिव एग्रीमेंट और उसका टू डू सर्टेन एक्ट कपल विथ नेगेटिव एग्रीमेंट एक्सप्रेस इम्प्लाइडली नोट टू डू सर्टेन एक्ट द सर्कमस्टांसेस court is unable to compel the specific performance the affirmative agreement shall preclude। इसमें कहा गया है कि अगर 41 के क्लोज ई में भी कोई बात ही होती है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट जिसमें अफर्मेटिव एग्रीमेंट इंक्लूड है और दूसरा कोई नेगेटिव एग्रीमेंट इंक्लूड है, वो एक्सप्रेसली इम्प्लाइडली वो क्या नहीं होता है, एनफोर्स नहीं होता है, तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट इज अनेबल टू कंपेल स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अफर्मेटिव एग्रीमेंट। कोर्ट अगर अनेबल है उस नेगेटिव एग्रीमेंट का एनफोर्स करने में, तो वो क्या करेगा? प्रिक्लूड कर देगा उस एग्रीमेंट को। जो नेगेटिव एग्रीमेंट है इसमें कहा गया है कि शैल नॉट प्रिक्लूड इट, मतलब अफर्मेटिव एग्रीमेंट को प्रिक्लूड नहीं करेगा, लेकिन ग्रांटिंग इंजंक्शन टू परफॉर्म नेगेटिव एग्रीमेंट, इसमें नेगेटिव एग्रीमेंट को परफॉर्म करने के लिए कोर्ट उसमें अगर जो पार्ट कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्म हो रहा है उसको परफॉर्म करने के लिए डायरेक्ट करेगा, और जो पार्ट नहीं हो रहा है उसको वहीं छोड़ देगा। इसमें ये प्रोविज़न बताया गया। अब हम आते हैं इसमें आगे प्रोविज़न जो सेक्शन 43 है जो अमेंड हुआ है, रिपील्ड हुआ है, और सेक्शन 44 भी है जो अमेंड हो चुका है। I hope this video is helpful for your RJS exam, and subscribe my channel Legal Facts. Thank you.